student, welcome to my channel student tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is nephron. Okay, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट का कुछ रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर भाई कैसा होता है. उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा था कि दो किडनी होती हैं यानी वन पेयर जो प्रेजेंट होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में और वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है. यानी अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें किडनी का समझ में नहीं आएगा, बट बैक साइड से किडनी अच्छे से दिखती है. तो बैक साइड में वो वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है. किडनी जो होती है राइट वाली थोड़ी सी स्लाइटली नीचे होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है. लीवर का जो राइट लोब होता है वो उसकी वजह से किडनी थोड़ी सी राइट वाली नीचे होती है. ठीक है, किडनी जो होती है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. अगर देखा जाए तो वहाँ पे रीनल आर्टरीज आती है जो हार्ट से ब्लड को लेके आती है, जो जिसमें ऑक्सीजन होता है, कुछ यूजफुल मटेरियल होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं. प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता है क्योंकि इसी प्यूरिफिकेशन के लिए तो किडनी के पास आ रहा है. प्यूरिफाइड रहेगा तो उसको क्या जरूरत है किडनी के पास आने का. तो वो ब्लड जो रीनल आर्टरी लेके ब्लड हार्ट से आ रही है, दैट ब्लड इज नॉट प्यूरिफाइड. ठीक है, which this blood contain waste as well as useful material और also contain oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी का वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसकी वो ऑक्सीजन ले रहा है तभी तो वो वर्क कर पा रहा है, फंक्शन कर पा रहा है. तो हमारी किडनी भी तो वर्क कर रही है तो उसके लिए भी तो उसको भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तभी तो वो वर्क कर पाएगी, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगा. तो जो रीनल आर्टरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ड्रॉ भी किया था कि ये हमारा बीन शेप किडनी है. ठीक है, यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ रहा है जो ब्लड को लेके आ रहा है प्यूरिफाइड करने के लिए. ठीक है, अब ये ब्लड हार्ट से आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी है. अब हमारी किडनी जो होती है उस ब्लड को फिल्टर करती है. उसके बाद यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको यूरेटर कहते हैं. वो एक किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में जाके ओपन होता है जिसको गाल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है. जैसे वो मतलब एक क्या होता है, एक पॉलीथीन जैसे स्ट्रक्चर होती है, प्लास्टिक जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है. जैसे जैसे कलेक्ट होता है उसका साइज बढ़ता जाता है. एक टाइम के बाद हमारे नर्वस सिस्टम से भाई मैसेज आता है कि आप जाओ इसको रिलीज करो. ठीक है, तो यहाँ पे एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है जहाँ से हम यूरिन को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर था एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ओके, ये इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा पिछला पढ़ाना भी ज़रूरी होता है, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया था. अब जो ये किडनी है वो फिल्टर का तो काम कर रही है, बट किडनी के अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ये हमें जानना है ना. तो ये जो नेफ्रॉन है यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी में जो एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का वर्क करता है. एग्जैक्टली किडनी एक स्ट्रक्चर है कि करती है, बट एक्चुअल में उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो यूरिन के फिल्ट्रेशन का काम करता है. ठीक है, तो इसके अंदर ढेर सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन को बनाते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, और वो सारे यहाँ पे कलेक्ट होके इसके ज़रिए यहाँ पे आके बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो आज हम उसी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन बोथ आर साउंड वेरी सिमिलर, है ना. न्यूरॉन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, यानी वो एक नर्व्स होती है, बट नेफ्रॉन जो होता है एक यूनिट होता है जो किडनी का पार्ट होता है. सिमिलर होता है, कंफ्यूजन भी होता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में. और न्यूरॉन जो होता है वो अगर बाय द वे कुछ प्रॉब्लम कुछ फॉल्ट होता है तो न्यूरॉन को हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको डैमेज होने के बाद भी उसको वर्किंग किया जा सकता है, बट नेफ्रॉन के साथ ऐसा नहीं है.
नेफ्रॉन या किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, अगर वो डैमेज हो गया तो उसका सही होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है, जो एक नंबर्स हैं नेफ्रॉन के, वो बाय बर्थ ही हमें मिले हैं। यानी हमें बचपन से जितना नेफ्रॉन मिला हुआ है उतना ही नेफ्रॉन है, उसमें ना कोई इंक्रीजमेंट होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, वो कम हो सकते हैं, किसी भी रीज़न से वो कम हो सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं, बट बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेफ्रॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच नॉट इंक्रीजेज इन नंबर। किसी भी फॉल्ट का होने के बाद उसका रिपेयर होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अपनी किडनी की बहुत सी ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर, उसको बहुत हिफाजत से रखना चाहिए। तो नेफ्रॉन का रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिला? बाय बर्थ ही मिला है। उसके नंबर में इंक्रीजमेंट नहीं होता है, लेस हो सकता है बट इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है। इसका अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो डायलिसिस वगैरह लोग करवाते हैं, जिसको आपने सुना होगा, और इस चैप्टर में हम उस चीज़ को पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो नेफ्रॉन को बहुत ही अच्छे से इसका रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हमें पानी पीते रहना है, जिससे अच्छे से यूरिन का फॉर्मेशन है। बहुत से लोग होते हैं पानी बहुत कम पीते हैं, इसका इफेक्ट हमारे किडनी और न्यूरॉन पे पड़ सकता है, वो नेफ्रॉन पे पड़ सकता है, मैं भी न्यूरॉन बोलने लगी, नेफ्रॉन पे पड़ सकता है। इसलिए हमें डेली बेसिस पे अच्छे से पानी पीना चाहिए। 5 to 6 लीटर वाटर जो है नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और आप लोग छोटे हो तो आप थोड़ा कम भी पी सकते हो, बट एक अमाउंट जो होता है 5 to 6 लीटर इनफ है पीने के लिए। तो हमने क्या समझा कि नेफ्रॉन जो होता है एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो पूरा का पूरा किडनी का वर्क करता है, यानी फिल्ट्रेशन का वर्क करता है, और किडनी को एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका नंबर्स कितना होता है? मिलियंस ऑफ नंबर्स में होता है। किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन विच फिल्टर 170 to 200 लीटर ऑफ ब्लड डेली, एंड क्या बनाता है? 1 to 1.5 या 1.78 लीटर्स ऑफ यूरिन डेली। समझ में आ रहा है? इतना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है किडनी में प्रेजेंट है, जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, जिसका डेली बेसिस पर कितना अमाउंट है? 170 to 200 लीटर डेली है। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसका अमाउंट है। और 1 to 1.5 लीटर यूरिन जो है डेली बना रहा है, ये यूरिन के फॉर्मेशन का अमाउंट है। ठीक है, तो क्योंकि मिलियंस है, वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट मैंने बता दी। जिस तरह से सेल जो होता है हमारा बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वैसे नेफ्रॉन जो होता है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ईच नेफ्रॉन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी अगर हम नेफ्रॉन की बात की जाए, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि भैया ये काम सब में मतलब बटा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई तुम फिल्टर कर दो उसके बाद के मटेरियल तुम फिल्टर कर दो, उसके बाद के मटेरियल तुम फिल्टर कर दो। जैसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, कई से ऑर्गन्स होते हैं जो कलेक्टिवली वर्क करते हैं। कुछ ऑर्गन का कुछ पार्ट कुछ वर्क किया, सेकेंड पार्ट कुछ वर्क किया, ऐसा कुछ होता है। बट नेफ्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। नेफ्रॉन एक कंप्लीट अपने में यूनिट है, जिसको जितना फंक्शन परफॉर्म करना है वो पूरा कंप्लीट फंक्शन वो अकेले परफॉर्म करेगा। एक इंडिपेंडेंटली, एक इंडिविजुअली वो अपने फंक्शन को अकेले परफॉर्म करेगा। यानी एक नेफ्रॉन को जितना ब्लड मिला है प्यूरिफाई करने के लिए, वो उतना ब्लड ही प्यूरिफाई करेगा, वो किसी और को नहीं देगा कि थोड़ा काम तुम कर दो। नो, ये जो होता है उतना वर्क, उतना यूरिन मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और उतना यूरिन जितना भी प्यूरिफिकेशन के बाद यूरिन बनता है वो उसका खुद का प्यूरिफाइड किया हुआ और बनाया हुआ यूरिन होगा जो वो बनाएगा। ठीक है, हर नेफ्रॉन, हर मिलियंस, जितने भी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और सब अपना अपना यूरिन बनाएंगे, सब अपना अपना ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। यानी सबका अपना इंडिविजुअल वर्क है, भैया तुम कर लो अपना काम, हम कर रहे हैं अपना काम, तुम ऐसे टाइप से है। ठीक है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये था थोड़ा सा स्टडी था जो नेफ्रॉन के बारे में बताना था। ठीक है, अब हम आते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर नेफ्रॉन कितनी बातें होगी और नेफ्रॉन दिखता कैसा है। तो आज हम उसको यहाँ पे बनाएंगे। वीडियो को
ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे। तो अगर जितना हो पाएगा उतना बनेगा, बाकी का कंटिन्यूशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इस टाइप का कप शेप 2 लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, किडनी के बारे में बताया था कि रीनल आर्टरी जो आ रही है हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, किस लिए लेके आ रही है भाई, प्यूरिफाई करने के लिए लेके आ रही है। तो रीनल आर्टरी देखने में तो एक लग रही है, बट यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट है। अब उसको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को ब्लड देना है, तो क्या होगा, आर्टरी जो है आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। आर्ट्रियोल्स जो होता है आर्टरी का स्मॉल यूनिट होता है, यानी जो एक मेन आर्टरीज है वो अगर मैक्सिमम मतलब उस पर क्वांटिटी में डिवाइड हो तो उसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एक आर्ट्रियोल्स एक एक जो होता है नेफ्रॉन में ब्लड को लेके जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो एक आर्टरी आई जो किडनी के अंदर घुसी और मिलियंस में डिवाइड हो गई, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है और सबको देना है ब्लड, क्योंकि सब इंडिविजुअली अपना वर्क करेंगे। तो अब रीनल आर्टरी को किस में डिवाइड होना पड़ा, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होना पड़ा। तो वो क्या होगी, पतली 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 मिलियंस ऑफ आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी और हर नेफ्रॉन को वो ले जाके ब्लड देगी प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये है एक बोमेन्स कैप्सूल जो नेफ्रॉन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे ब्लड आ रहा है, किससे आ रहा है, आर्ट्रियोल्स से आ रहा है। आर्ट्रियोल्स क्या है, रीनल आर्टरी का पार्ट है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, आर्ट्रियोल्स हो गया। क्योंकि ये ब्लड लेके आ रही हो तो इसको हम बोलेंगे एफरेंट। क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ये ब्लड लेके आ रही है तो इसको बोलेंगे हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब ये यहाँ पे ब्लड लेके आएगी और ढेर सारी कैपिलरीज में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेन प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिल्टर करने के लिए पोर्स प्रेजेंट है। इसीलिए जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स आती है ब्लड को लेके तो यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होता है और ये बाद में प्यूरिफाइड ब्लड को लेके चली जाती है। इसको हम बोलेंगे इफरेंट। क्या बोलेंगे, इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड लेके आ रही है तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जब प्यूरिफाइड हो जाए ब्लड तो उसको लेके जा रही है, उसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो बोमेन्स कैप्सूल है जिसमें ढेर सारे पोर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन वर्क होता है, यहाँ पे रीनल आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाती है, उसका एक आर्ट्रियोल्स एक नेफ्रॉन में जाता है। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो इसमें एक रीनल आर्टरीज का एक एफरेंट आर्ट्रियोल्स जाएगा, एक आर्ट्रियोल्स जाएगा। जो ब्लड लेके आ रहा है उसको एफरेंट बोलेंगे। यहाँ पे ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो ब्लड को लेके जाता है, इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैपिलरीज में डिवाइड होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल, ये हमें यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं उसको, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल एंड दिस इज अ ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे और जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, मल्फिजियंस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्फिजियंस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक कप लाइक 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके हार्ट से किडनी में जा रही है
वो ढेर सारे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हर आर्ट्रियोल्स जो होता है ब्लड को लेके हर नेफ्रॉन में जाएगा। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन में आया, एक आर्ट्रियोल्स जो ब्लड लेके आ रहा है उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। यहाँ पे जो उसका माउथ है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें वो ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क चलता है, जब वो फिल्टर हो जाता है तो ब्लड को लेके जाता है, जिसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो बंच है कैपिलरीज का उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? मल्फिजियंस ट्यूब्यूल्स। ये हमारा स्टार्टिंग का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ? अब यहाँ से जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब यहाँ से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। क्या होता है? एक फोल्डेड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट, नियर, कॉन्वोलेटेड मीन्स कर्व, फोल्डेड, और ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलेंगे PCT। क्या बोलेंगे? PCT। फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, चलो अब ये जो होता है फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। मैं इसको रफ करती हूँ क्योंकि यहीं से मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले जाना है। उसके बाद जो हो गया, अब यहाँ से एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। क्या होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से यूरिन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ से फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे जा रहा है मीन्स डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है मीन्स असेंडिंग। ऐसा होता है ना, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है असेंडिंग, तो इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग। तो दो लिम्ब है इसका, एक ये लिम्ब है, एक ये लिम्ब है, तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। और ये जो है असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब, ओके, ठीक है। तो डिसेंडिंग हुआ, असेंडिंग हुआ। यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, वहां से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, जिसके दो पार्ट हो गए, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ओके, अब यहाँ से जो होता है एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, वो भी कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी थोड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं DCT। यहाँ पे PCT था ना, यहाँ पे PCT था, अब ये क्या हो जाएगा? DCT। DCT, DCT का क्या फुल फॉर्म होगा? डिस्टेंट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ओके। डिस्टेंट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल। डिस्टेंट मींस थोड़ा दूर, प्रॉक्सिमल क्या था? पास था, डिस्टल जो होता है वो थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। डिस्टल और कॉन्वोलेटेड, डिस्टल और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। अब क्या होता है? यहाँ पे यूरिन यहाँ पे भी आया, अब ये जो होता है ओपन होता है कॉमन स्ट्रक्चर में, एक कॉमन ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट, कलेक्टिव डक्ट। ये कलेक्टिव डक्ट जो होता है यूरिन को कलेक्ट करता है, नॉट ओनली वन नेफ्रॉन, इट्स कलेक्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 नेफ्रॉन्स यूरिन टुगेदर, ठीक है। यहाँ से ये एक नेफ्रॉन का यूरिन कलेक्ट हुआ, उधर से कोई और नेफ्रॉन का यूरिन आया, उधर से कोई और नेफ्रॉन का यूरिन आया, तो एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन की यूरिन को ये कलेक्ट करता है, ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा ना, स्ट्रक्चर समझ में, कि एक है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, वहाँ से फोल्डेड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको PCT कहते हैं। PCT का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट,
कॉन्वोलेटेड मीन्स फोल्डेड एंड ट्यूबुल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वहां से एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ओके, अब वहां से एक और लूप लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, डिस्टल मीन्स दूर, कॉन्वोलेटेड फोल्डेड एंड ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिव ट्यूब में, जहाँ पे ढेर सारे नेफ्रॉन के यूरिन आके इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा हो, कुछ ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फिर स्ट्रक्चर को और क्लियर वे में समझाऊंगी और फिर उसके नोट्स दूंगी। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, और जो भी डाउट्स हो उसको मैसेज करके हमें बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।